हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी एग्ज़ाम की तैयारी। जो जो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन करा रही हूँ। एग्ज़ाम होने जा रहा है 7 जुलाई को, तो अभी आपके पास 3 मंथ्स पड़े हैं, तो आप जो अपनी प्रिपरेशन हैं अच्छे से कर सकते हैं। एंड रेगुलरली हम एमसीक्यूज़ करते हैं, 60 एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है बैचेस को, तो वो ज्वाइन कर सकता है बैचेस को 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस हैं हमारे पास। एक है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जिसमें आपको मिलने वाले हैं सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लासेस इन 1499 1500 का ये पूरा बैच रहने वाला है। 3 मंथ्स का बैच है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हर एक सब्जेक्ट से। सेकेंड बैच जो है वो है हमारा थ्योरी बैच, जिसमें हम एनाटमी विद एवरी सब्जेक्ट की थ्योरी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि 2499 का है। जैसे कि एसआईसी का एग्जाम थ्योरी से ज़्यादा आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस वो थ्योरी से पूछते हैं, आपका बेसिक जानना चाहते हैं वो क्लियर है कि नहीं, सो आप इस बैच को भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप थ्योरी करना चाहते हैं। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी बैच को विदाउट एनी डिले। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमने करना है। क्वेश्चन कह रहा है, आफ्टर 1 आवर ऑफ हेड इंजरी द नर्स असेस द पेशेंट अगेन विद विच ऑफ द फॉलोइंग अलर्ट द नर्स टू वर्जनिंग स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो 1 घंटे बाद आप चेक करते हो पेशेंट को, उसकी हेड इंजरी हुई है, और आप ऐसा पेशेंट में क्या देखोगे जो कि आपको अलर्ट कर देगा कि पेशेंट का जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा और ख़राब हो रहा है। ठीक है, हेड इंजरी वाला पेशेंट है, 1 घंटे बाद उसे आपने चेक किया, और कौन सा ऐसा साइन देख के आपको लगेगा कि पेशेंट का स्टेटस और ज़्यादा वर्जन अप हो रहा है। Pupil reactive to light, headache, decrease in GCS score, hypertension. So obviously head की है, so हम किस चीज़ को चेक करेंगे? GCS को, ठीक है ना, ग्लासगो कॉमा स्केल में, जिसमें आप EVM चेक करते हो। E से होता है आपका आई, V से होता है आपका वर्बल, एंड M से होता है आपका मोटर। जब इसकी वैल्यू जो है वो 3 से कम आती है तो बहुत सिवियर कंडीशन होती है। सो आप क्या चेक करने वाले हो? EVM पेशेंट का ग्लासगो कॉमा स्केल, जिससे अगर वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो गया है तो आप अलर्ट हो जाओगे कि पेशेंट का जो स्टेटस है और ज़्यादा क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। सो GCS चेक करने पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज अ प्रायोरिटी आफ्टर कार्डियक कैथराइजेशन। अगर आपने किसी की कार्डियक कैथराइजेशन की है तो नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहने वाली है आफ्टर कार्डियक कैथराइजेशन? यहाँ लिखा है आफ्टर कार्डियक कैथराइजेशन के बाद। प्रोवाइड हाइड्रेशन, मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग, चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एज ऑर्डर्ड। तो जैसे ही आप कार्डियक कैथराइजेशन कैथेटर पुल आउट करते हो, ठीक है ना, उसे बाहर निकालते हो, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, देयर इज अ चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, और ये कॉम्प्लिकेशन भी आती है बिकॉज आर्टरी से निकाल रहे हो ना आप। पुल आउट किससे कर रहे हो? आर्टरी से कर रहे हो कार्डियक कैथराइजेशन। सो देयर इज अ चांसेस कि जो पेशेंट है उसको ब्लीडिंग हो जाए, तो इसके लिए आपको पेशेंट को असेस करना होता है, और प्रायोरिटी में होता है टू मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द लेबर इज सेड टू बी प्रोलॉन्ग्ड व्हेन द कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज इज मोर देन। सो प्रोलॉन्ग्ड लेबर, 2 तरह की लेबर्स होती हैं। एक होती है प्रोलॉन्ग्ड लेबर और एक होती है आपकी प्रेसिपिटस लेबर। प्रेसिपिटस लेबर, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो प्रोलॉन्ग लेबर है ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, और जो प्रेसिपिटस लेबर होती है ये जो होती है बहुत ज़्यादा क्विकली एंड शॉर्ट होती है। ठीक है, कि पेशेंट जो है विद इन 4 to 5 आवर्स में बच्चे को डिलीवर कर देता है, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जो है फटाफट से क्विकली फिनिश हो जाती है लेबर की। पर जो प्रोलॉन्ग लेबर होती है इसमें हम कितना टाइम लगता है? 6 आवर्स, 14 आवर्स, 12 आवर, 18 आवर्स। तो इसमें जो है कम से कम 18 घंटे लग जाते हैं। 18 घंटे लग जाते हैं सर्विक्स डायलेट होने में, और उससे ज़्यादा टाइम लगता है बच्चे का बाहर आने में। सो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज लेबर क्या होती है? फर्स्ट होती है फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स, और सेकंड होती है फुल डायलेटेशन से लेके बच्चे का बर्थ। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं इतना लंबा टाइम लगा देती है 18 घंटे। सो इसलिए हम इसको प्रोलॉन्ग लेबर बोलते हैं। जो प्रेसिपिटस होती है वो क्विकली एंड शॉर्ट होती है। सो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द डायग्नोज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट दिस क्लाइंट इज एड्रेस्ड फॉर विच वाइटामिन डेफिशिएंसी। तो पेशेंट को हुआ है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है कि जो स्टमक है उसकी इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन हो गया है, वहाँ पे क्रॉनिक वाला हो गया है। तो अब पेशेंट को कौन सी वाइटामिन की डेफिशिएंसी होने वाली है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई। सो देखो गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस आपकी स्टमक में एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो कि क्या हेल्प करता है B12 की अब्जॉर्प्शन में। अब स्टमक तो इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्शियस है, तो ऑब्वियसली उसके सेल्स जो है ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो है प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो पेशेंट का जो ये B12 है ये अब्जॉर्ब नहीं होगा और पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है ना। आपको इसका थ्योरी क्लियर होना चाहिए कि स्टमक के सेल्स क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, चीफ सेल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्लियर कर पाओगे, ठीक है। सो विटामिन B12 को अब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर चाहिए ही चाहिए। अब वो बन नहीं रहा तो ये इसकी अब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं और पेशेंट को इस विटामिन की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट for the patient of ascites is related to hepatic failure the treatment is given except so ascites क्या होता है? fluid filled in peritoneal cavity, फ्लूइड फिल्ड इन पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, ठीक है। किस वजह से हुआ है? हेपेटिक फेलियर। जो लीवर के सेल्स है वो एल्ब्यूमिन नहीं बना रहे हैं और जो एल्ब्यूमिन है वो ही ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अब ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा तो पेशेंट का जो फ्लूइड लीकेज होके पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड फिल हो जाएगा। तो आप उसको ये ट्रीटमेंट दोगे, एक्सेप्ट इनमें से एक ट्रीटमेंट नहीं दोगे। विद होल्डिंग डायूरेटिक्स, रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम, प्रोवाइडिंग हाई कैलोरी डाइट, प्रोवाइडिंग पैरासेंटेसिस। अब देखो फ्लूइड तो फिल है तो हमें पैरासेंटेसिस तो देना ही देना है, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी, ये तो आप करोगे ही। हाई कैलोरी डाइट भी दोगे पेशेंट को, रिस्ट्रिक्ट भी करोगे। सोडियम क्यों करोगे? क्योंकि फ्लूइड फिल्ड है, सोडियम वाटर रिटेंशन कराता है। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया तो फिर और ज़्यादा वाटर रिटेंशन होगी। और आप पेशेंट को डायूरेटिक्स भी देते हो, पर इसमें इन्होंने लिखा है विद होल्डिंग, नहीं, डायूरेटिक्स भी देते हैं ताकि जो फ्लूइड है वो बॉडी से थ्रू द यूरिन निकल पाए, ठीक है ना। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? बॉडी फ्लूइड को निकालते हैं। सो ये वाली चीज़ एक्सेप्ट में आएगी, ये चीज़ आप नहीं करने वाले, बाकी तीनों की तीनों चीज़ें आप करोगे। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि आप पेशेंट को सारा ट्रीटमेंट दोगे एक्सेप्ट इनमें से एक। सो हम डायूरेटिक्स देते हैं, रोकते नहीं हैं। क्लियर? अब ये पूरा एस्पेक्ट है जो कि कैसे फ्लूइड फिल्ड होता है पेरिटोनियल कैविटी में, एल्ब्यूमिन क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर क्या है, ये आपको थ्योरी करके अच्छे से समझ आएगा कि कैसे जो है आपका लिवर ये सब चीज़ें करता है और आपकी बॉडी फ्लूइड्स का ऑनकोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन सारे इजी लगेंगे अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, प्रॉपरली डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि टाइम अभी हमारे पास बहुत सारा है, हमारे पास 3 मंथ्स है, ठीक है ना। सो हमारे पास 2 बैचेस है, एक है हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच जो कि है ओनली 1499 का, और एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच जिसमें आपको एनाटमी प्लस थ्योरी कराई जाएगी हर सब्जेक्ट की, प्लस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे, प्लस MCQ भी करवाए जाएंगे। ये बैच है 2499 का। थ्योरी वाला बैच जो है वो आपकी थ्योरी क्लियर करेगा, बेसिक क्लियर करेगा और हर एक चीज़ क्लियर करेगा, MCQs भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बैच में सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड MCQs, दोनों बैचेस में ही टेस्ट सीरीज भी होंगी और डाउट क्लासेस भी आपकी लगेंगी। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसको आप अफोर्ड कर पाएँ। और 3 मंथ्स के बैचेस हैं, अभी हमारे पास टाइम है मोर देन 3 मंथ्स, 2 से 3 डेज ज़्यादा है। सो आप फटाफट से जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके, ठीक है ना। थ्योरी क्लियर करना है, सेल्फ स्टडी भी अगर कर रहे हो तो थ्योरी पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो ज़्यादा रिपीट में करिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो किसी के कॉलन में अल्सरेटिव अल्सर्स हो गए हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन हुई है तो उसका कौन सा सिम्टम होता है? डंपिंग सिंड्रोम, रेक्टल ब्लीडिंग, सॉफ्ट स्टूल्स, फिस्चुलास। तो देखो डंपिंग सिंड्रोम तो आपको पता है अगर किसी की गैस्ट्रेक्टमी हुई है,
क्या हुई है, गैस्ट्रेक्टमी हुई है तब होता है, ठीक है ना, कि स्टमक रिमूव कर दी, इसोफेगस से सीधा खाना जो डंप करेगा इंटेस्टाइन्स में करेगा। रेक्टल ब्लीडिंग जो है वो साइन होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। क्या साइन होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का। पूरे कॉलन में क्या हो रही है इस टाइम, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है ना, पूरे कॉलन में ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर्स बने हुए हैं। सो ऑब्वियसली वो ब्लीडिंग जो है मूव करेगी टुवर्ड्स द एनस एंड रेक्टम, और आपको स्टूल्स में देखने को मिलती है रेक्टल ब्लीडिंग, क्योंकि कहीं यहाँ पे अल्सर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ से अल्सर जो है बार बार पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट से उसको मूवमेंट होगा वो थोड़ा सा, तो वहाँ से पेशेंट को ब्लीड आउट होगा और वो ब्लीडिंग फिर रेक्टल से आने को देखेगी, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। डंपिंग सिंड्रोम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे डंप करता है जब हम किसी का स्टमक रिमूव कर देते हैं, तो ईसोफेगस से खाना, स्टमक तो रिमूव हो गया, सीधा कहाँ गिरता है, डंप करता है इंटेस्टाइन्स में। सो दिस इज कॉल्ड अ डंपिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट है, विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड कैन प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। सो ये ईएसआईसी का ही क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर दिलाने वाला, कि कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देता है, आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, आईजीए। सो इट्स आईजीजी, जो आईजीजी ही होता है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर पाता है, बाकी कोई भी इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस नहीं करता। आईजीए जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को मिलता है, किससे मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को मिलता है, क्लियर। चलो, आफ्टर थायराइड सर्जरी पेशेंट सो कार्पोपीडल स्पाज्म, दिस साइन इंडिकेट्स। तो एक पेशेंट का थायराइड रिमूव किया है आप लोगों ने, ठीक है, डॉक्टर ने, सो उसके थायराइड रिमूव करने के बाद उसमें कार्पोपीडल स्पाज्म दिखने को मिल रहा है, मतलब कि इनवॉलंटरी, लिख लेना अपनी कॉपी पे जो लेके बैठे हो, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हैंड एंड फीट, इन द हैंड्स एंड फीट, मतलब हाथ और पाँव में इनवॉलंटरी, विदाउट एनी, खुद से नहीं वो कर रहा, अपने आप ही हो रही हैं अब नॉर्मल जो मूवमेंट्स हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस है हैंड्स एंड फीट की। सो ये देखने को मिल रहा है। तो ये साइन किसको इंडिकेट करता है, स्वीयर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग को, लो थायराइड हार्मोन को, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म, हाइपोथर्मिया या फिर हाइपोकैल्सीमिया। तो ये शो करता है टेटने के साइन, ठीक है। जब भी किसी को एबनॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है आफ्टर थायरोइडेक्टमी, देयर इज अ चांसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स, ठीक है। सो अगर पेशेंट के पैराथायराइड ग्लैंड्स रिमूव हो जाएंगे तो कैल्शियम का जो लेवल है ब्लड में वो मेंटेन नहीं होगा और पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस होते हैं, जिससे पेशेंट ऐसे साइन शो करता है जो कि टेटने की तरफ लेके जाते हैं। सो हाइपोकैल्सीमिया के ये जो है साइंस है। नेक्स्ट है, फॉर इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लो सोडियम डाइट इन द पेशेंट विद हाइपरटेंशन द नर्स शुड चेक। सो अगर आप किसी के लो सोडियम डाइट आप किसी पेशेंट को दे रहे हो हाइपरटेंशन वाले को, तो कैसे पता चलेगा कि वो डाइट जो है पेशेंट पे वर्क कर रही है। सीरम सोडियम लेवल्स चेक करोगे, चेंज इन बॉडी वेट, अपीयरेंस ऑफ एंकल, ब्रेथ साउंड। सो ऑब्वियसली चेंज इन बॉडी वेट, क्यों, क्योंकि सोडियम जो है वो वाटर को रिटेन कराता है, ठीक है। अगर वो सोडियम कम लेगा तो बॉडी में वाटर रिटेन कम करेगा और पेशेंट का वेट जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। सो अगर आपको पेशेंट में ये देखने को मिलता है, सो इट मीन्स जो लो सोडियम डाइट है वो इफेक्टिव हो रही है पेशेंट पे। नेक्स्ट है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन इन क्लाइंट अंडरगोइंग क्रॉनिक पेरिटोनियल डायलिसिस इज। तो सबसे ज़्यादा कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है जब आप किसी पेशेंट का पेरिटोनियल डायलिसिस करते हो, ठीक है ना, पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो, पल्मनरी एम्बोलिज्म, हाइपोटेंशन, डिसिप्निया या फिर पेरिटोनाइटिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि क्या चीज़ देखने को मिलती है, कॉम्प्लिकेशन कौन सी देखने को मिलती है इनमें से अगर आप किसी का पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। आई होप कि क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए हो। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि फेवरेट टॉपिक है ये साइसी का डिजास्टर मैनेजमेंट से, तो आप कौन सा पेशेंट को प्रायोरिटाइज करके मैनेज करोगे, सबसे पहले कौन सा पेशेंट चेक करोगे। सो ऑब्वियसली जिसको ABC में प्रॉब्लम आ रही है सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे, ठीक है ना। सो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 पे टिक किया है वो वेरी गुड। सो जो ऑप्शन नंबर 3 था वो बिल्कुल राइट था। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चन।
वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अभी भी बैचेस ज्वाइन करने हैं, वी हैव गुड 3 मंथ्स, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास 2 बैचेस हैं। फर्स्ट जो बैच है दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच, जो कि ओनली फॉर 1499 है। और जो सेकंड बैच है दैट इज़ योर थ्योरी बैच, जिसमें आपको सब कुछ करने को मिलेगा प्लस एनाटमी, ठीक है ना। इसी में ही एनाटमी भी करवाऊंगी मैं, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। 2499 का ये बैच है। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज इसी में ही मिलेंगी आपको, डाउट क्लासेस भी इसी में मिलेंगी, अलग से लेने की कोई नीड नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट प्राउड। कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।